हेलो गाइस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर खत्म कर लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, जो कि होने वाला है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स। अब सवाल दिमाग में यह आता है, अच्छा हमने पढ़ा क्या क्या था? हम लोगों ने साइंस से स्टार्ट किया था, और साइंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। और मैटर के अंदर क्या होता है? मैटर जो होता है वो बना होता है एटम्स का। एटम्स के ऊपर हमने पढ़ी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी कुछ लिमिटेशंस। फिर हमने वहां से स्टार्ट किया कि एटम डिविजिबल है और उसको डिवाइड किया जा सकता है सब फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब दिमाग में एक सवाल आता है, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो अरेंज कैसे है? समझ में आया ना? डाल्टन ने बोला था कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि जो एटम है वो डिविजिबल है। तो उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स का या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या अरेंजमेंट होगा, इसी के बारे में हमें बताते हैं क्या? कौन? एटॉमिक मॉडल्स। कौन बताते हैं? एटॉमिक मॉडल्स। और हमारे पास चार एटॉमिक मॉडल्स है गाइस। चार एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से? वेरी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल होने वाला है वो होने वाला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगर मैं दूसरे एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो दूसरा एटॉमिक मॉडल होने वाला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा एटॉमिक मॉडल हमारे पास होने वाला है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तीसरा एटॉमिक मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो होने वाला है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड द लास्ट एटॉमिक मॉडल इज क्वांटम एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना? क्वांटम एटॉमिक मॉडल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। ठीक है ना? क्वांटम एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना? बोहर मॉडल और क्वांटम एटॉमिक मॉडल मिलके ही आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम लोग करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। अब सवाल ये है कि सर, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या? ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है थॉमसन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के और भी कई नाम थे। क्या क्या? इसी भाई का एक नाम और भी था। क्या था वो एक और नाम? इसी को नाम दिया गया था वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम दिया गया था? वाटरमेलन मॉडल। इसी का एक नाम और भी था। क्या नाम था वो? इसका एक नाम और था रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन पुडिंग मॉडल। और इसी का एक नाम और भी है, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, जो कि है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लम पुडिंग मॉडल। अब सवाल ये आता है कि सर, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या? देखो नाम से समझ में आ रहा है, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि मेरे पास जो एटम है वो एक स्फीयर है। क्या है? वो एक स्फीयर है। और इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है ना, इसके अंदर सेम ऐसे ही क्या होगा, इसके अंदर भी सेम रेड पार्ट प्रेजेंट होगा, जिसको थॉमसन ने बोला कि ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है, सेम वैसे ही। ठीक है ना? इसके अंदर आप बना लेंगे ना रेड पार्ट। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जैसे ये रेड पार्ट हो गया, फिर उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड रहते हैं, सॉरी, जो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स है ना वो एम्बेडेड रहते हैं, सेम ऐसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं? वो एम्बेडेड रहते हैं, जगह जगह ऐसे ही रहेंगे इस रेड पार्ट के अंदर। ठीक है ना? सारे में रेड पार्ट है, आपको एज्यूम कर लेना ऐसा। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्होंने अच्छी बात क्या बोली थी? थॉमसन की अच्छी बात क्या थी इस मॉडल की, जिस वजह से हम इसको पढ़ते हैं? थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इन्होंने एक अच्छी बात बताई थी। किसने? थॉमसन ने। किसके अंदर?
अपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर। अब ये एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज एटम पर होगा, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम पर होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही टोटल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी वजह से हम किसको पढ़ते हैं, इसी वजह से हम पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या हुआ, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन थी? अब एक समय पे ऐसा तो नहीं है कि एक साइंटिस्ट ही खोज करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, बहुत सारे करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और वहां से उन्होंने क्या निकाला, वहां से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ ऑब्जर्वेशन किए और वहां से क्या निकाले, कुछ कंक्लूजन्स निकाले। और उन कंक्लूजन्स को थॉमसन अपने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यही क्या थे, यही थॉमसन मॉडल की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। तो लिमिटेशन क्या थी? फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फेल्ड टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड 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 गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये इसी को दूसरा नाम दिया जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल समझने के लिए आपको सारे के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया किस चीज का? आपके सामने अगर कोई भी एक्स एलिमेंट लिखा हुआ है, सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ऊपर वाले नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका बनाया गया, स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है ना। ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर वाले को और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे नीचे वाले को। ये एक्स क्या है? ये एक्स है आपका एलिमेंट, कोई भी हो सकता है। ये ए क्या है आपका? अगर मैं ए की बात करूं तो ए होता है आपका मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। और इसी को हम आगे आगे यूज करेंगे एटॉमिक मास के जगह पर, ठीक है ना। समझ में आ रही इतनी मेरी बात? साथ ही साथ अगर मैं z की बात करूं तो z क्या होता है? z की बात करूं तो z होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और थॉमसन ने मुझे एक बात बताई थी कि सर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब फिर दिमाग में एक सवाल आया कि हमने तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े थे, यहाँ तो 2 ही हैं, तो न्यूट्रॉन्स का कैसे पता लगेगा? अगर आपको न्यूट्रॉन का पता करना है तो उसका पता करने के लिए आप क्या करेंगे, मास नंबर का यूज करेंगे। कैसे? मास नंबर सम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। किसका सम होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें कोई भी एलिमेंट अगर मैंने लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने सोडियम लिखा और सोडियम हम लिखते हैं ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो ऐसे बताया था, ये तो ऐसे लिखा हुआ मिल गया। जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला नंबर क्या होगा, मास नंबर, ठीक है। अगर मैं सोडियम के अंदर पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप क्या जवाब देंगे, जितना एटॉमिक नंबर यानी कि 11। अगर मैं इसी सोडियम के अंदर पूछूं कि आपके पास प्रोटॉन कितने हैं तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर 11 ही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सिंपली जो मास नंबर है 23 उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, जो भी निकल के आएगा वही क्या कहलाएंगे मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास लेट अस सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है और मास नंबर क्या है 16। अगर मैं ऑक्सीजन के अंदर बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो ऑक्सीजन पर प्रोटॉन्स कितने हैं 8। साथ ही साथ अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, तो जो भी घटाने के बाद आएगा वही मेरे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास सपोज मेरे पास लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर आपसे पूछूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा 7। कहती बात आपको समझ में आई? ठीक है ना, आगे चलें। अब क्या हो सकता है, कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, जैसे आपको लिखा मिल जाएगा Na+। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसका मतलब समझते हैं। अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे तो आपको अल्फा पार्टिकल समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। सपोज लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है और उस एक्स एलिमेंट के ऊपर या तो प्लस लिखा हो सकता है, मैं आपको 1 प्लस की बात बता रहा हूँ, सेम ऐसे 2 और 3 सेम मतलब होंगे उसके भी, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर माइनस लिखा हो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है और उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो इस प्लस के दो मतलब है, ठीक है ना। इस प्लस के दो मतलब है, कैसे? अच्छा इतना तो आप सभी जानते हैं कि जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वही शो करता है। इसके पास क्या ज्यादा है, इसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है तो ये शो कर रहा है। और प्लस चार्ज ज्यादा कैसे हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज कौन होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आपके प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये है कि इस एक्स एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स ज्यादा है, 1 पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि 1 प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है ना। एक मतलब तो ये हो सकता है, दो मतलब हो सकते हैं इसके, एक मतलब तो ये हो सकता है। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या रहते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर रहते हैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लस है तो या तो इसके ऊपर एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ होगा, या दूसरा मतलब इसका हो सकता है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया हो, ये भी तो मतलब हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होगा कि इसके ऊपर एक क्या ज्यादा हो जाएगा, प्लस ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आई? इसके लिए समझते हैं तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा ये तो पता है ना, अभी हमने क्लियर किया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, क्या? या तो मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो लिखा होता तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन लिखा होता तो तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए। या दूसरा मतलब हो सकता है कि मैंने इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकाल लिया, एक प्रोटॉन निकालते ही तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो हमने शो कर दिया। हमेशा याद रखना है जब भी हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करेंगे। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि हमने उसके अंदर से उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, निकाल लिए। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि हमने क्या किया, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे, हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे पहले हम लोग बोल रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स आपके होते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ध्यान से सुनना है, क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। पिछले सालों में कई बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया हुआ है जेईई में भी इसके ऊपर, ठीक है ना। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, कोई कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हीलियम न्यूक्लियस। अब दिमाग में फिर से एक सवाल आया कि सर ये हीलियम न्यूक्लियस क्या है, ये तो बताओ कि सर ये हीलियम न्यूक्लियस क्या है। हीलियम न्यूक्लियस होता है आपका He2+। क्या होता है, He2+। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मली अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम क्या होता है 2H4, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वे भी 2 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2।
लेकिन अगर मैं हीलियम 2 प्लस की बात करूं, जिसको मैं हीलियम न्यूक्लियस बोल रहा हूं, जिसको नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो 2 प्लस का मतलब इसके अंदर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दिए। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन्स मैंने इसके अंदर क्या कर दिए, प्रोटॉन्स निकाल दिए का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो, ठीक है ना, फ्लो में मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे जीरो आएगा। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 2। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर भी सेम रहेगा, 2 रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल किसमें चेंज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। समझ में आई इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप इतना यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं हम अपना रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने किया क्या था, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, क्या ली, एक गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल ली, ये ले ली, और इस गोल्ड फॉइल के पीछे, इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है ना, स्क्रीन लगा दी, और साथ ही साथ क्या किया, साथ ही साथ लिया एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स, और यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली एक स्लिट। स्लिट का क्या काम है, जैसे दरवाजे के अंदर, घरों के अंदर दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है ना, बाहर देखने के लिए कौन आया है, दरवाजा खोलने से पहले, सेम स्लिट का भी वही काम है, एक सीधी रे ताकि गोल्ड फॉइल पर जाके टकराए, तो इसलिए हमने क्या लिया, स्लिट लिया। तो इसको इसको क्या बोला, इसको बोला स्लिट। और ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल के सोर्स को हमने लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ये क्या है, ये है गोल्ड फॉइल, क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है, स्क्रीन बनी हुई है जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर आकर टकराएगा तो ये क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इस अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स से कुछ रेज आई, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए और सीधे पास हो गए इससे। कैसे पास हो गए, सीधे पास हो गए इससे, ठीक है ना, इससे कैसे पास हो गए, सीधे पास हो गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे इसके पास आए और इस प्लेट से अपने पाथ से, इस प्लेट के पास जाके अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे। और 20,000 में से एक, अगर मैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है ना, 20,000 पार्टिकल्स की, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा रहा हूँ, तो उनमें से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो जिस पाथ से गया, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया। समझ में आई मेरी बात? आइए इसको एनिमेशन के थ्रू विजुअलाइज करते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ आपको। इधर देखना है सभी को। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए मेरे पास जो मैंने लिया हुआ है ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जो भी मैंने रेड लाइट प्रेस की, ठीक है ना। ये क्या है ऊपर, यहाँ पे ऊपर जहाँ पे रे पड़ रही है ये गोल्ड फॉइल है, और इस गोल्ड फॉइल के हिस्से को, एक छोटे से हिस्से को जूम किया हुआ है, और ये जो आपको गोल गोल सामने दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर येलो डॉट्स हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और अल्फा पार्टिकल फेंकने चालू किए, तो देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जो मैंने बोला था वही सेम चीजें हो रही हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और 20,000 में से एक, अब यहाँ पर मैं 20,000, देखिए मैं आपको छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे पूरे गोल्ड फॉइल पे, तो उनमें से एक ऐसा होगा जो क्या होगा, 20,000 में से कि एक 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा अभी, ठीक है ना, आपको यहाँ पर अभी दिखाई देगा कि 20,000 में से एक, कुछ में इन सब में से एक अल्फा पार्टिकल टकराएगा और 180 डिग्री के एंगल पर वापस चला जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए जा रहा है ना, देखिए ये देखिए वापस चला गया पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, इन सब ऑब्जर्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें देखने के लिए मिले। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से पहले ना आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे, उन सवालों को भी क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला सवाल ये है कि सर आपने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है ना बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होती है। क्या होती है? मैलिएबल। और साथ ही साथ होती है बहुत ही ज्यादा डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? जिसके आप पीट पीट के क्या बना सके, 3 शीट बना सके। इसकी जगह आप और भी कोई मेटल ले सकते हैं, ठीक है ना।
उन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ किया, आप इसकी जगह कोई और भी क्या ले सकते हैं, मेटल ले सकते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सर आपने अभी हमें एनिमेशन दिखाया और एनिमेशन में आपने, अगर आप सब बच्चों ने एक बार ध्यान से देखा हो गाइस, ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, एटम के अंदर कितना सारा स्पेस खाली है, लेकिन जो ये डॉट 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 ये आपको जो बाहर के आउटर लाइंस दिख रही है ना, इनके अंदर क्या होंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस सामने से आ रहा है पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। तो ये आपस में अट्रैक्शन क्यों नहीं शो कर रहे, ये भी तो आता है ना दिमाग में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल के सामने जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज्यादा छोटा है और इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही साथ तीसरा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, एक ही प्लेस पर नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस, जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ क्या नहीं हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, तो पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, थ्रू गोल्ड फॉइल। कितने ही सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। अगर मैं दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने पाथ से क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कितने में कितना, 1 in 20,000, 1 in 20,000 were deflected, 1 in 20,000 were deflected by 180 degree angle। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसका एक नाम और भी होता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, को अच्छे से मास्टर कर लेंगे। इससे आपका जो भी सवाल आएगा ना आज के बाद कभी छूटेगा नहीं, बस ध्यान आपका इधर होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत फिलहाल आपको किसी को? आगे चले। अब इससे कंक्लूजन क्या क्या निकले। अच्छा, अगर आप ध्यान से सोचें तो कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं। पास क्यों हो रहे हैं, अब आप खुद से सोचिए। आपके सामने अगर आप आराम से जा पा रहे हैं, आप ठीक है ना, आप कहीं पर सपोज क्लासरूम में हैं और क्लासरूम के बीच में जगह खाली रहती है, और जगह खाली होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं, या क्लासरूम के बाद जो कॉरिडोर्स होते हैं उसमें आप इजीली आ जा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है उससे जो पहला कंक्लूजन निकला वो निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, most of the space in the atom is empty। कितना ही सारा जो स्पेस है एटम के अंदर वो कैसा है, वो खाली पड़ा हुआ है। साथ ही साथ दूसरे ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा, ये तो पहला कंक्लूजन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और 20,000 में से एक टकरा के वापस आ जा रहा है। अब सपोज आपके पास एक बॉल है और आपके सामने अभी कोई दीवार कुछ नहीं है, तो अगर आप बॉल फेंक के मारेंगे क्या बॉल बाउंस बैक होके वापस आएगी, या अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी, जैसे आप फेंकेंगे वैसे ही जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने दीवार हो तो दीवार पर जब आप बॉल फेंक के मारेंगे या तो बॉल 180 डिग्री के एंगल पर टकरा के वापस आ सकती है, या फिर अपने पास से जैसे आप फेंकेंगे तो टकरा के क्या हो सकती है, डेविएट हो सकती है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज, एटम जो है वो कंसिस्ट करता है एक पॉजिटिवली चार्ज, साथ ही साथ
बोल सकते हैं कि जो एटम का मास है ना, मास वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है एक स्मॉल वॉल्यूम में, एंड मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और उस स्मॉल प्लेस को ही क्या नाम दिया, उस स्मॉल प्लेस को ही क्या नाम दिया, उसी को ही बोला न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। किसने बताया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर केवल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दीवार से अगर बॉल टकरा के आ रही है, क्यों टकरा के आ रही है, क्योंकि दीवार की कुछ ना कुछ क्या होगी, दीवार की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। सेम ऐसे ही जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जब न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं तो टकराकर वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है। ऐसे ही जो एटम की जो वॉल्यूम, एटम क्या है, एटम की भी कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है। तो इन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो मच 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 ग्रेटर है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। कैसे पता चला, इन्होंने बोला कि अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो इन्होंने बताया कि रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी छोटी है ना। अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के लगभग की होती है, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूँ तो एटम को स्फेयर माना हुआ है, स्फेरिकल शेप का माना हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम का रेशो निकालना चाहूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम इज टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इज टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर एटम का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर न्यूक्लियस की रेडियस का क्यूब। और 4/3 पाई कॉमन है, ऊपर नीचे जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो कितने टाइम्स आएगी, वो 10⁻15 टाइम्स आएगी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। तो आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस से 10⁻15 गुना क्या है, ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी किसी को, आई होप नहीं होगी। अब फिर से दिमाग में एक सवाल आया, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। थैंक यू स्लाइड बाद में करेंगे ना, अभी थैंक यू नहीं करना, बार बार आ जा रही है। तो अगर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि अगर मैं गोल्ड की जगह कुछ और ले लूं, ठीक है ना। सपोज सवाल क्या है मेरा, सवाल है, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है मेरा कि मेरे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर है Z1। सेम ऐसे ही मेरे पास एक एटम और है, ठीक है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो है Z2। अगर मैं इन दोनों के अंदर कंपेयर करूं, ठीक है ना, गोल्ड से अलग मैं बात करूं अगर, तो किसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। सवाल ये है कि किसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड मोर फ्रॉम, डिफ्लेक्टेड मोर फ्रॉम। तो किससे ज्यादा करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या क्या हैं, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे पहले ये चीज बोल रहा हूँ कि Z2 बराबर है Z1 से, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तभी तो अलग अलग होंगे, नहीं तो Z2 अगर Z1 के बराबर होगा तो सेम ही एटम हो जाएगा फिर तो आपको याद रखना है कि जब भी आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने डिफ्लेक्ट होंगे उसकी बात करेंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर स्क्वायर। Z क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, Z होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको पता करना है कि किसके अंदर कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, तो अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि अल्फा पार्टिकल किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उसके लिए जो रिलेशन है वो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन टू द पावर 4
θ/2। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें एनिमेशन के अंदर, तो इन अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पर कुछ एनर्जी भी तो है ना, ठीक है ना। तो अगर आपको एनर्जी भी कौन सी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स चल रहे हैं तो इनकी क्या होगी, खुद की काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पता करनी है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले डिफ्लेक्ट होंगे कम वाले। आप ध्यान से देखना, अभी मैं एनर्जी को मिनिमम कर रहा हूँ, तो मिनिमम एनर्जी करने पर देखना ध्यान से, मिनिमम एनर्जी करने पर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, देखो ज्यादा रैंडमली इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं इसी एनर्जी को ज्यादा कर दूं, मैक्स कर दूं, अब देखना अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है कि कम, पहले के कंपैरिजन में कम हो रहा है। आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में जो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहीं से एक रिलेशन और आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं डिफ्लेक्टेड, है ना, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के। यानी कि अल्फा पार्टिकल की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उनका डिफ्लेक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हुई हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैंने आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अभी बताया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और मैंने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है। लेकिन ये तो मैंने गोल्ड फॉइल की बात की ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एटम दूसरा है, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी रदरफोर्ड ने एक तरीका निकाला कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, मैं इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्यूब रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब फिर से एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया कि सर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ तो न्यूक्लियॉन्स बताओ मुझे क्या है। तो अगर आपको किसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्या बोला जाता है, ए, यानी कि मास नंबर। अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखना है 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 न्यूक्लियॉन, 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 न्यूक्लियॉन। और अगर आपको टोटल नंबर निकालना है न्यूक्लियॉन्स का तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के क्यूब रूट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पावर 1/3, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट आता है जो कि होता है r0 इंटू a की पावर 1/3। अब आपको किसी भी एटम के लिए क्या निकालना हो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये r0 है और मैंने बोला है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। वैसे तो जनरल आपको क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं दी हो तब आप क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक। या फिर अगर इसी को मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर टू 1.44 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और इसी में ही एक यूनिट का कन्वर्जन और होता है 1.1 फर्मी टू 1.44 फर्मी। अब ये फर्मी क्या है, दो वर्ड आते हैं, एक तो फर्मी और एक आता है फेम्टो। और 1 फर्मी बराबर होता है 1 फेम्टो के, और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं 10⁻⁻15 मीटर के। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये बात किसकी कर ली हमने, ये बात हो गई हमारी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब किसी भी एटम के लिए अगर आपको बोले कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है तो आप निकाल सकते हैं ना। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ डेंसिटी कितनी होगी न्यूक्लियस की, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेंसिटी कितनी होगी न्यूक्लियस की, तो आप क्या जवाब देंगे, बता देंगे आप, कैसे बताएंगे,
अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको डेंसिटी पूछी जाए न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और आपको पता है क्या, अगर मैं मास की बात करूं, सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम क्या है? 11Na23। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो मास कितना होगा? 23। ठीक है ना, मास कितना होगा? अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना होगा? अगर मैं ए की बात करूं, मास नंबर कितना होगा? 23। और एटॉमिक मास कितना होगा? 23। क्या 23? AMU। और हमने पढ़ लिया था पीछे कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास तो आपको पता चल गया, मास किसके बराबर है? कोई भी एटम आ जाए उसके लिए तो हम लिख सकते हैं ए। अगर मैं सोडियम के लिए बात करूंगा तो ए की जगह 23 आ जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा तो ए के लिए क्या आ जाएगा? ए के लिए आ जाएगा 1। तो AMU। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम, एटम स्फीयर है तो 4/3 पाई आर। आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियस की ही डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या आ जाएगा? क्यूब। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी एटम की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या करेंगे? तो A इंटू AMU को ग्राम में कर, केजी में कर लो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। आर एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर एन की जगह मैं लिख सकता हूँ आर नोट का क्यूब। ठीक है, आर नोट का क्यूब, और साथ में ए की पावर में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी एटम की डेंसिटी पूछी जाए, सॉरी किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछी जाए, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या? अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप केजी की जगह इसको ग्राम में करेंगे तो और बेटर रहेगा, और ग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻+3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, कुछ नोट पॉइंट निकलेंगे। वो नोट पॉइंट क्या क्या है? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर ml भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर क्यूब बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और साथ में आएगा यहाँ पे 10⁻15, और मल्टीप्लाई में इधर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और 10⁻15 प्लस का है, और कितना ज्यादा होता है 10⁻15। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यहीं से मुझे पता चला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। और साथ ही साथ अगर आप किसी की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। ये दो नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वापस से रिपीट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। अब हमने क्या क्या बात कर ली? हमने रदरफोर्ड के अंदर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर ली, वॉल्यूम को कंपेयर करा लिया एटम और न्यूक्लियस की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली कि न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास, आपने क्या किया, आपने एक एटम लिया, गोल्ड के एटम की बात कर लेते हैं ना, और इस एटम पे आपने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिया, ये क्या है? ये अल्फा पार्टिकल है, और आपने इस अल्फा पार्टिकल की इस पे बॉम्बार्डिंग कराई। अब इस अल्फा पार्टिकल के पास भी 2 पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? प्रोटॉन्स। और लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इसके पास जाएगा, तो इसके पास जाने पर एक पॉइंट पर ये क्या होने लगेगा? ये फेस करने लगेगा कुछ रिपल्शन। सपोज मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं जिस पर अल्फा पार्टिकल है ए, और जहां पर ये जितनी पास जाकर ये क्या करेगा? ये रिपल्शन खा जाएगा, उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी। अगर मैं इस ए पॉइंट पर बात करूं तो इस ए पॉइंट पर इस अल्फा पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी थी, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने v माना।
और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता होता है, ठीक है ना। और इस बी पॉइंट पर जाने पर जब ये क्या करेगा, एक पॉइंट पर जाकर रीच हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस पॉइंट को मैंने बी बोला। और इस बी पॉइंट से लेकर इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर नोट, और आर नोट को ही नाम दिया जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या नाम दिया जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि वो डिस्टेंस जहां पर अल्फा पार्टिकल, जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास तक जाता है, ठीक है ना। पूरी तरीके से पास थोड़ा चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल के पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के आपस में एक दूसरे के पास आ पाएंगे, नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर इस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। और एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना मिटा सकते, तो ये काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, वो बराबर होगी किसके, पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगी, बराबर होगी। और पॉइंट ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी थी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हम यूज करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1Q2 डिवाइडेड बाय R। अब R क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, और Q1Q2 क्या है, चार्जेस, और K क्या है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 की बात करते हैं, Q1 हम अल्फा पार्टिकल को मान लेते हैं। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, यहाँ आ जाते हैं वापस, यहाँ पे बात करते हैं, हमने जहाँ पे अल्फा पार्टिकल पढ़ा था ना वहां पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल पे चार्ज की बात करूं, चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है +2। +2 क्या, ई, +2 ई का मतलब क्या है, +2 ई का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने कूलम। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के ऊपर मास की बात करूं तो मास कितना है, मास है 4 क्या, 4 AMU, ठीक है ना। और 4 AMU का मतलब क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। क्या, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। बाकी इन चीजों की क्लियरिटी आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेगी ज्यादा, फिलहाल आप ध्यान भी रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे Q1 Q2 की। तो मैं Q1 की अगर बात करूं तो Q1 क्या हो जाएगा, K तो एज इट इज रहेगा, Q1 क्या हो जाएगा मेरे पास +2E। Q2 क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एटम की बात करूं, इसको मैं Q2 मान रहा हूं, इस पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज जितना भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर होंगे ही। तो मैं बोल रहा हूँ कि जेड इसका एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर चार्ज सेम रहता है, तो मैं उसको ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना हो जाएगा, ZE, और साथ ही साथ कितनी डिस्टेंस इनके बीच में, R0। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ से R0 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से R0 की वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी कितनी आ रही है, 4KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। अब यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, z क्या है, जितना जो भी आप दूसरा आइटम लेंगे, e क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर m की बात करूं तो m क्या है, मास किसका, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि कितना होगा, 4 इंटू 1.66 इंटू 10 रेस पावर, अगर आप यहाँ पे सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट मिलेंगी तो केजी मिलेंगी, तो 27 ग्राम मिलेंगे तो 24। v क्या है, v की बात की जाए तो v है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि R0 और P में मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, तो R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम स्क्वायर। कैसे पता चला,
अगर मैं इस फॉर्मूले को आर नोट इज इक्वल्स टू 4kze² डिवाइडेड बाय mv² में ऊपर भी और नीचे भी मास की मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 4kmze², नीचे आ जाएगा m² इंटू v²। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 4kmze² डिवाइडेड बाय p²। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के स्क्वायर के। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी ये सब जो हो रहा था ना, ये हो रहा था 1911 में, 1911 में। और 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या उस समय जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो लाइट है ना, लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, सारी चीजें अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, तो वहां से उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वेव थ्योरी, जो कि अगले लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ने बोला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा। ऐसा किसने बोला, वेव थ्योरी ने, ठीक है ना। तो यही चीज कि क्या, कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमते घूमते क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को क्या करना चाहिए, रेडिएट करना चाहिए। ऐसा किसने बोला, मैक्सवेल की थ्योरी ने बोला। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स जाकर कोलैप्स हो जाने चाहिए, यानी कि गिर जाने चाहिए। और ये सब काम कितने सेकंड्स में होना चाहिए, 10⁻⁻8 सेकंड्स। अब आप समझिए कि हम लोग भी सब एटम्स के मिलके बने हुए हैं। अगर ये सब कुछ काम होता तो आज क्या हम जिंदा बचते, नहीं बचते, ठीक है ना। तो इस चीज को रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये क्या हो गई, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या हो गई, लिमिटेशन। क्या हो गई, लिमिटेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।